रे का मतलब ये है कि अगर हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करें लाइट को कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो उसको कहते हैं लाइट रे। लाइट रे एक लाइन है जो लाइट के पाथ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एक पतला सा बीम बोल सकते हैं कि जैसे अगर तो अगर पानी निकल रहा है किसी पाइप से और उस पाइप के मुंह पे यानी जहाँ से पानी निकल रहा है पाइप के ओपनिंग पे हम एक छन्नी रख दें, छन्नी जो आटा छानने वाली छन्नी होती है, अगर उसको रख दें तो उसके होल्स से पतले पतले वाटर स्ट्रीम्स निकलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो अगर हम एक लाइट का सोर्स है और उसके सामने हम एक छन्नी रख दें जिसमें बहुत ही छोटे छोटे होल्स हों, तो उन होल्स से जो लाइट की एक पतली सी लाइन जैसी निकलती दिखाई देगी, उसको हम लाइट रे कह सकते हैं, ठीक है। तो लाइट रे क्या है? लाइट का रिप्रेजेंटेशन है कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। तो ये वाली बात गलत नहीं है बट ये इनकम्प्लीट है क्योंकि 10th क्लास में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है हमारे पास कि वहाँ पर पूरे डिटेल में सारी बात बताई जा सके। तो 10th क्लास में ये बता दिया जाता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो असली बात वो नहीं है। असली बात यह है कि लाइट का पाथ कर्व्ड भी हो सकता है, जैसा हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे जो फिनोमेनन होता है डिफ्रैक्शन में ये हम पढ़ेंगे कि लाइट का पाथ कर्व्ड भी हो सकता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन हो, ज़रूरी नहीं है। तो फिर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमने जो 10th क्लास में पढ़ा था वो गलत है, वो गलत नहीं था, वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन था। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन की बजाय हमें यहाँ पर क्या पढ़ना चाहिए? ए लाइट रे, ठीक है, लाइट रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये बात सही है क्योंकि जब हम रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो लाइट को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में ये वाली बात सही है कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, ठीक है, यानी कि लाइट रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ओके, तो अगर लाइट रेज का एक हमारे पास कलेक्शन हो, ऐसे बहुत सारे लाइट रेज हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है बीम ऑफ लाइट, जिसमें बहुत सारे लाइट रेज होंगे और सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट इस तरह से भी हो सकता है, पैरेलल बीम भी हो सकता है और कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बीम भी हो सकता है। सपोज ऐसे आ रही लाइट रे, सारी लाइट रेज एक पॉइंट पर जाकर के मिल जाती हैं, तो हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक है, दिस इज कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और इसका उल्टा अगर हो, यानी कि एक पॉइंट से लाइट रेज शुरू हो करके ऐसे डाइवर्ज हो जाती हैं, डाइवर्ज मतलब अपने इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, देन दिस इज नोन एज डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम, ठीक है। तो ये तो हो गई लाइट रेस के बारे में बात, इतना काफ़ी है लाइट रेस के बारे में। अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, हालांकि 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिवीजन के लिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेस पहले हम पढ़ते हैं प्लेन मिरर से, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज पढ़ेंगे हम पहले प्लेन मिरर से, ठीक है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मिरर क्या चीज़ है, व्हाट इज़ ए मिरर, मिरर किसको बोलते हैं, ठीक है, एनी आइडिया व्हाट इज़ ए मिरर? मिरर किसको बोला जाता है, ठीक है। देखो मिरर क्या होता है, एक सरफेस है, ये तुम्हें लाइन दिखाई दे रही है बट ये सरफेस है, कैसे? ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये एक सरफेस है, ये सरफेस दो मीडिया को अलग अलग करती है। द सरफेस इज सेपरेटिंग टू मीडिया, मतलब ऊपर अलग कोई मीडियम है, नीचे अलग कोई मीडियम है, ठीक है। तो अगर एक लाइट रे इस मीडियम सरफेस पर, यानी कि ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये एक्चुअली सरफेस है, इस पर अगर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है और सेम मीडियम में ही वापस चली जाती है, सेम मीडियम में ही वापस चली जाए, मतलब इस सरफेस को पार करके इस साइड नहीं आ सके, इस सरफेस को क्रॉस करके इस साइड नहीं आ सकती, तो हम इस फेनोमेनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन
और ये जो सरफेस है, ये सरफेस को कहा जाएगा मिरर, ठीक है, इसको मिरर कहा जाएगा। तो प्लेन मिरर का मतलब क्या है, सरफेस का अगर शेप प्लेन शेप है, जैसे कि फ्लोर है, वॉल है, ये बोर्ड है, ये सभी क्या है, प्लेन सरफेस है। तो अगर इसको हम एक साइड में पॉलिश कर दें, यानी कि रिफ्लेक्टिंग बना दें, रिफ्लेक्टिंग मतलब अगर यहाँ लाइट रे इंसिडेंट हो और इसी मीडियम में वापस आ जाए तो हम इसको कहेंगे प्लेन मिरर, ठीक है। अगर लाइट दूसरे मीडियम में चली जाती है, सरफेस को पार करके दूसरे मीडियम में चली जाती है, तो दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन एंड द सरफेस विल बी नोन एज रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन में ज़्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है, एक दो बातें पढ़नी है, जैसे कि प्लेन मिरर अगर हमारे पास होता, ये प्लेन मिरर है और इधर से अगर लाइट रेस आती हैं तो लाइट रेस इस साइड में पार करके तो जा नहीं सकती ऑब्वियसली, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इन लाइट रेस की वजह से जो इमेज बनता है, इमेज का डिस्टेंस अगर मान लो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था और इसका डिस्टेंस था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से था d1, तो इससे जो इमेज बनेगा वो भी सेम डिस्टेंस पर बनेगा, यानी कि जो d1 और d2 हैं ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है। और एक क्वेश्चन आता है प्लेन मिरर से रिलेटेड, वो हमारे सिलेबस में नहीं है बट किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकता है, तो उसको देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर मान लो ऐसे हुआ, ठीक है। ये दो प्लेन मिरर हमने ऐसे लगा दिए, ठीक है। ये अब चलो पहले एक ही लेते हैं, पहले सिंपल केस ले लिया जाए। ये एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि प्लेन मिरर है, इस पर अगर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, ठीक है। ये मान लो लाइट रे आ गई, इसका हमने नाम रख दिया E1, ठीक है। अब इस लाइट रे का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यानी सरफेस पे जहाँ आकर मिलती है, उस पर एक नॉर्मल बनाया, इसका नाम रख दिया n, तो इससे रिफ्लेक्शन होके इस तरफ लाइट रे आ जाएगी, इसको हमने लिख दिया E2, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो मान लो ये E1 कैप है और ये E2 कैप है और ये n कैप, ठीक। n कैप मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन, सरफेस के ऊपर नॉर्मल है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर इनको लिखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से पता चलती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक तो है रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको याद रखना होता है, वो 10th क्लास में पढ़ा है तुमने। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट लाइट रे का एंगल बनता है, ओके, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट रे, जो सरफेस पर आ रही है, और ये रिफ्लेक्शन के बाद वाली है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ये सारी चीज़ें पता ही हैं तुम्हें। और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन का एक जो लॉ है वो है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बोथ विल बी इक्वल। नॉर्मल से जो एंगल बनाते हैं इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये एंगल सेम होगा। और दूसरी बात कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन, ये हमेशा ही सेम प्लेन में रहते हैं। सेम प्लेन का मतलब सेम फ्लाइट में जा रहे हैं? नहीं, सेम प्लेन का मतलब है जैसे ये बोर्ड का प्लेन है, ज्योमेट्रिकल प्लेन, तीनों लाइंस यानी कि इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे, तीनों लाइंस एक ही प्लेन में रहेंगे, यानी बोर्ड के प्लेन में। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल यहाँ है, इंसिडेंट लाइट रे यहाँ है और रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसे बोर्ड के प्लेन से बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों सेम प्लेन में रहते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने से क्या पता चलता है वो देखते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस पर ये एक इंसिडेंट लाइट रे आई, ठीक है, यहाँ पर आई सपोज। तो इस लाइट रे के अगर हम कंपोनेंट बनाएं, ये लाइट रे इधर गई नहीं है, इस तरफ जाना चाहती थी, ठीक, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गई। तो इस लाइट रे के अगर हम कंपोनेंट्स बनाएं, एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग और एक सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरफ ये मान लो हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और यू कैन से ये हमारा आई कैप डायरेक्शन है, तो ये जे कैप डायरेक्शन होगा, ये माइनस जे कैप होगा, ये माइनस ए कैप होगा। तो अगर लाइट रे हमारी थी
E2 सॉरी E1 थी, ये लाइट रे E1 हमने लिखा। इसके अगर कंपोनेंट्स बनाए तो इधर आएगा, मान लो कंपोनेंट आया एक्स आई कैप और इधर जो कंपोनेंट आया वो आया सपोज वाई जे कैप। तो अगर हम E1 की वैल्यू लिखते हैं तो वो आएगी एक्स आई कैप, ये वेक्टर है एक्स आई कैप, और नीचे की तरफ आ रहा है जे डायरेक्शन में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस वाई जे कैप। ठीक है, माइनस वाई जे कैप। ये हमने इंसिडेंट लाइट रे की इक्वेशन लिखी। ठीक है, अब ये लाइट रे इस तरफ आती नहीं है, ये हमने केवल डायरेक्शन इधर लिया है कंपोनेंट बनाने के लिए। ये लाइट रे यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, मान लो इधर आ गई। तो अब अगर E2 के कंपोनेंट्स बनाते हैं, E2 का x कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन E2 का y कंपोनेंट अगर देखते हैं तो वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे और इंसिडेंट लाइट रे के अगर x और y कंपोनेंट्स को कंपेयर करें तो हमें क्या पता चलता है। देखो E2 का भी x कंपोनेंट इधर ही आ रहा है, लेकिन y कंपोनेंट इधर आ रहा है। तो अगर हम E2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, E2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ लिख लेते हैं E2 के लिए इक्वेशन, तो क्या आएगा एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। ठीक है, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। तो अगर दोनों को कंपेयर करें, इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे की इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या पता चलता है। ठीक है, कंपैरिजन किया, क्या समझ में आया कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और इंसिडेंट लाइट रे, उनके अगर हम x और y कंपोनेंट्स को देखें, ठीक है, x और y कंपोनेंट का मतलब क्या है वो ज़रा ध्यान से समझ लो। x कंपोनेंट का मतलब है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पैरेलल वाला कंपोनेंट, और y कंपोनेंट का मतलब है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नॉर्मल वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, ये इंसिडेंट लाइट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे थी, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो क्या पता चलता है कि x कंपोनेंट यानी कि जो सरफेस के पैरेलल वाला कंपोनेंट था उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, चेंज कहाँ होता है, यहाँ पर गलत लिख दिया है, प्लस वाई होगा, देखो क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर आएगा। ठीक, ओके। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे और इंसिडेंट लाइट रे की इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि जो कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल था उसमें चेंज नहीं होता है। चेंज कहाँ होता है, जो सरफेस के नॉर्मल वाला कंपोनेंट था। इंसिडेंट लाइट रे में वाई कंपोनेंट नीचे आ रहा था, ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे थी, इसका वाई कंपोनेंट इधर आया, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे थी उसका नॉर्मल कंपोनेंट पहले से अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है कि जब भी प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तो इंसिडेंट लाइट रे का वो कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो कंपोनेंट सरफेस के नॉर्मल है उसका डायरेक्शन पहले से अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम 2 बार रिफ्लेक्शन देखेंगे। सपोज ऐसे 2 प्लेन मिरर्स हमने रख दिए जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, 2 प्लेन मिरर्स। ठीक है, इधर से एक लाइट रे आती है, ये एक लाइट रे आ गई, इसका नाम हमने रख दिया E1। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होकर के लाइट रे इधर गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर दोबारा से रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो ये E1 लाइट रे है, ये है E2, और इस लाइट रे का नाम रख दिया हमने E3। ठीक, तो E1 के लिए अगर इक्वेशन लिखें, E1 के लिए इक्वेशन, तो E1 देखो इस तरफ जा रहा था, तो E1 का अगर x कंपोनेंट लेंगे, इधर हमने लिया है प्लस x, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस x, इधर लिया है प्लस y, तो इधर हो जाएगा माइनस y। तो हमारा E1 ऐसे जा रहा था। E1 के अगर कंपोनेंट बनाएंगे तो x कंपोनेंट आएगा यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा माइनस x डायरेक्शन में, और नॉर्मल कंपोनेंट आएगा माइनस y डायरेक्शन में। तो E1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स आई कैप माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। ठीक है, ये E1 की इक्वेशन आ गई। अब E2 की इक्वेशन अगर हम लिखें, E2 की इक्वेशन देखो, E2 ऐसे जा रहा है, तो E2 का अगर x कंपोनेंट बनाएंगे तो वो माइनस x डायरेक्शन में आएगा, और E2 का अगर नॉर्मल कंपोनेंट बनाएंगे तो वो प्लस y डायरेक्शन में आएगा। यानी E2 के लिए इक्वेशन आई माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। देखो ये वाली बात
जो यहाँ पर कही गई थी, क्या कही गई थी कि सरफेस के अलोंग वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, परपेंडिकुलर वाला चेंज हो जाता है, वो बात यहाँ भी देख सकते हैं। इंसिडेंट लाइट रे का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में था, रिफ्लेक्टेड का भी एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स और वाई याद करने की बजाय याद रखो कि सरफेस के अलोंग वाला, तो E1 का सरफेस के अलोंग वाला माइनस एक्स डायरेक्शन में था, E2 का भी सरफेस के अलोंग वाला माइनस एक्स डायरेक्शन में ही आ रहा है, ठीक है। वाई कंपोनेंट मतलब सरफेस के नॉर्मल वाला, तो यहाँ सरफेस के नॉर्मल वाला आ रहा था माइनस वाई डायरेक्शन में, लेकिन E2 का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो प्लस वाई डायरेक्शन में आ रहा है। देखो तो ये वाले कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। कौन सा वाला? जो सरफेस के नॉर्मल था, जो सरफेस के पैरेलल था उसका कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अब E2 के बाद यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ और E3 हो गया, ठीक है। तो अगर E3 के लिए इक्वेशन लिखें तो क्या आएगी? E3 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी? कमेंट्स में बोल सकते हैं। E3 के लिए इक्वेशन क्या होगी? डायग्राम देखकर बताओ। बस क्या याद रखना है, सरफेस के अलोंग वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, नॉर्मल वाला कंपोनेंट चेंज हो जाता है। तो E2 के बाद E3 गया, ठीक है। तो E3 का अगर हम दो कंपोनेंट बनाएं, E3 ऐसे था, देखो इधर से बनाते हैं, E3 ऐसे था, तो E3 का सरफेस के अलोंग कंपोनेंट कौन सा होगा? वाई वाला, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सरफेस के अलोंग है तो वाई कैसे हुआ। अगर E3 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो सरफेस के अलोंग प्लस वाई आएगा, ठीक है। और सरफेस के परपेंडिकुलर अगर E3 का कंपोनेंट देखेंगे तो वो प्लस एक्स डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम E3 की इक्वेशन लिखेंगे तो वो आएगा प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अब जरा कंपेयर कर लो, E2 और E3 को कंपेयर करो। देखो यहाँ पे माइनस एक्स था, यहाँ पे हो गया प्लस एक्स, यहाँ प्लस वाई था, यहाँ रहा प्लस वाई, ठीक। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि एक्स कंपोनेंट सेम रहेगा, वाई चेंज हो जाएगा, वैसा याद नहीं रखना। तुम्हें याद क्या रखना है? सरफेस के अलोंग वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, सरफेस के नॉर्मल वाला चेंज होगा। तो अगर E2 से E3 को देखें, इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था मान लो P1 और ये था P2 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए अगर देखो तो E2 was the incident light ray and E3 was the reflected light ray, ठीक है। तो E2 था इंसिडेंट लाइट, ये उसकी इक्वेशन थी, ठीक है। सरफेस के अलोंग, ये P2 पॉइंट के लिए सरफेस के अलोंग का मतलब क्या हुआ? Y कंपोनेंट इज अलोंग द सरफेस एंड X कंपोनेंट इज नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये वाला जो सरफेस था इसके लिए X था अलोंग द सरफेस और Y था नॉर्मल टू द सरफेस, बट ये वाला जो मिरर है उस साइड वाला, उसके लिए Y है अलोंग द सरफेस एंड X है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अलोंग द सरफेस वाला कंपोनेंट यानी कि Y में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ प्लस वाई था, यहाँ भी प्लस वाई है, लेकिन नॉर्मल टू द सरफेस वाला कंपोनेंट इधर था माइनस एक्स, बट E3 के लिए हमने देखा तो इधर आ गया प्लस एक्स। तो नॉर्मल टू द सरफेस वाले का डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है।